हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन द सब्जेक्ट ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस, डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉइज, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को इन डिटेल इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइज एंड चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ द सेवरल पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द जॉब। जब हमने रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लास्ट वीडियो में कवर करा था कि रिक्रूटमेंट से किस तरह से रिक्रूटमेंट करी जाती है, जहाँ पे इंटरनल सोर्सेज से एंड एक्सटर्नल सोर्सेज से, वो इन डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में कवर करवा दिया है। वो अगर वीडियो वो आपने नहीं देखा है तो वो आई बटन पे जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर, जो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट। मतलब हमने रिक्रूटमेंट के दौरान जितने भी हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी उसमें से हमने क्या करना है, बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करना है, ठीक है, फॉर द जॉब। द कैंडिडेट हु आर नॉट सुटेबल फॉर द जॉब आर एलिमिनेट फॉर सिलेक्शन। द कैंडिडेट हाउ टू टेक द सेवरल एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड द इंटरव्यूज़। सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस है, जहाँ पे एम्प्लॉय को है बहुत सारे टेस्ट एंड इंटरव्यू से गुजरना होता है। At every step may be a shortlisted and some move on to the next round until the right candidate is found। जब तक हमें उस जॉब के लिए बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल जाता तब तक वो राउंड्स चालू ही रहते हैं। The process of selection being with the going through the application and continues even after offer of employment, acceptance and joining of the candidate। जब तक कैंडिडेट लास्ट में ज्वाइन नहीं हो जाता तब तक वो प्रोसेस स्टार्ट ही रहती है। The reason for this is the selection process is concerned with evaluation of the employee's performance potential just like in any other function of the management। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है कि सिलेक्शन में हम क्या देखेंगे, राइट टाइम पे राइट पर्सन अपॉइंट हो जाए। स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होगा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर सिलेक्शन टेस्ट करा जाएगा, फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा, फिर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड्स चेक करे जाएंगे, फिर सिलेक्ट करा जाएगा, सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा कि हमें जो आए हुए कैंडिडेट है उनमें से किसको चूज़ करना है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर जॉब ऑफ़र दी जाएगी उनको एंड कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, जहाँ पे क्या देखा जाएगा, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग फैसिलिटेट द मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट एंड एलिमिनेट दोस हु आर नॉट सुटेबल फॉर द जॉब बेस्ड ऑन द डिटेल मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में अगर ऐसा दिया होगा कि पर्टिकुलरली अगर हम जस्ट एग्जाम्पल लें कि गार्ड की जॉब है, वहाँ पे अगर कोई दुबला पतला एकदम बंदा आएगा तो उसको ना ले, ठीक है, एकदम हट्टा कट्टा बंदा होना चाहिए, तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में वो ऑटोमेटिक ही एलिमिनेट हो जाएगा। Preliminary interview help to avoid the unfit and for reasons that did not emerge in the application form. In this review round, the candidates are questioned by the interviewer on account of their qualification, experience, etc. तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में वही होगा, फॉर्म में मेंशन हुआ होगा कि पर्टिकुलरली अगर ऐसा लिखा है कि सिर्फ फीमेल ही यहाँ पे अप्लाई कर सकती है, तो ऑटोमेटिकली अगर किसी मेल ने वहाँ पे अप्लाई कर दिया होगा, अगर उसने टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं देखकर एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे ही भर दिया होगा, तो ऑटोमेटिकली प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में वो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर सिलेक्शन टेस्ट, जहाँ पे दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज मेथड इज आइदर और रिटन टेस्ट और एन एक्सरसाइज दैट ट्राई टू फाइंड आउट सम पर्टिकुलर स्किल्स और एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज आइदर बेस्ड ऑन देयर मेंटल एबिलिटी, पर्सनालिटी, फिजिकल कैपेसिटी और माइंडसेट। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन टेस्ट में प्रिलिमिनरी स्टेज के बाद ये आएगा, जहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्शन टेस्ट देंगे कि एम्प्लॉय है उसके पर्टिकुलरली स्किल कौन सी है, कि वो कौन सा काम कर सकता है, उसके बेसिस पर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन और पर्सनालिटी टेस्ट, माइंड टेस्ट, ये सब करा जाएगा। तो कुछ टेस्ट दिए हैं जो करे जाएंगे, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट है, जहाँ पे क्या करा जाएगा कि मेजरमेंट होगी पर्सन की ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी या रीजनिंग के बेसिस पे, इंडिकेटर ऑफ वंस एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड जजमेंट। ठीक है, कि वो अगर इस पर्टिकुलर जॉब के लिए आया है, तो अगर वो यहाँ पे अपॉइंट हो रहा है तो उसके डिसीजन से अगर बहुत सारे लोग अफेक्ट होंगे तो उसकी इंटेलिजेंस टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
कि उसकी मेमोरी किस नेचर की है, उसकी रीजनिंग पावर कितनी है। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या देखा जाएगा कि कैंडिडेट हैज़ अ टैलेंट टू लर्न न्यू स्किल्स, ठीक है, उसमें न्यू स्किल्स सीखने की कैपेसिटी कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है, और वो कितनी अच्छे से वो ग्रास्प कर रहा है स्किल्स को फॉर द स्पेसिफाइड जॉब। फिर पर्सनालिटी टेस्ट देखी जाएगी। दिस टेस्ट टू एम्प्लॉय इज कंडक्ट टू अंडरस्टैंड द पर्सनस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैंडिडेट सच एज देयर वैल्यू, माइंडसेट, पेशेंस लेवल, बिलीफ एक्सेट्रा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है पर्सनालिटी टेस्ट की वजह से वो बंदा बाकी टेस्ट में मे बी उसके परफॉर्मेंस सही ना हो, लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट मतलब उसका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है, उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल है, उसकी वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम बहुत सही है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रह रहा है वो, उसको कोई एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करा गया है और फिर भी उस सिचुएशन में वो बहुत काम है, ठीक है, तो उस सिचुएशन के लिए उसकी पर्सनालिटी टेस्ट जज करी जाएगी। फिर ट्रेड टेस्ट, जहाँ पे क्या होगा, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ डिटरमाइन द कैंडिडेट्स एक्चुअल टैलेंट, ठीक है, क्या एक्चुअल में वो गिवन उसको कुछ काम दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड जॉब, ठीक है, जो अगर उसको उसने बोला है कि मुझे ये काम आ रहा है, काम अगर कंप्यूटर पे उसे ऐसा बोला है कि मुझे टैली आ रहा है, ठीक है, तो उसको टैली से रिलेटेड कुछ टेस्ट करने के लिए उसको कंप्यूटर दे दिया जाएगा और बोलेंगे कि ये एंट्री करके हमें दिखाओ, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड टेस्ट में उसको कुछ काम देंगे। फिर इंटरेस्ट टेस्ट, जहाँ पे इंटरेस्ट और पर्टिकुलर फील्ड देयर वुड लाइक टू वर्क ऑन, तो इंटरेस्ट टेस्ट हेल्प डिटरमाइन द कैंडिडेट्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड काइंड ऑफ जॉब दैट वुड सूट हिम, ठीक है, कि कौन से एरिया के लिए वो सूटेबल है, वो उसको ही पूछ देंगे कि अगर इतने डिपार्टमेंट में से अगर तुम्हें काम करना है तो तुम कहाँ पे करोगे, ठीक है, तो वो अपना इंटरेस्ट एरिया बताएगा कि मैं इस एरिया के लिए सबसे अच्छे से काम कर पाऊँगा, और तो वो उस एम्प्लॉय को वही काम देंगे जिसकी वजह से वो और एंथुसियाज्म एंड एफिशिएंस वे में वो काम करे। फिर एम्प्लॉयमेंट इंटर थर्ड स्टेप क्या होगा कि स्टेज क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू करा जाएगा, जहाँ पे इस फॉर्मल कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, जहाँ पे कैंडिडेट एंड द इंटरव्यू, it is conduct to test the individual's capability. Interview's job is to question candidate and obtain much information as possible. यहाँ पे आमने सामने इंटरव्यू होगा, ठीक है, अभी तक इंटरव्यू आमने सामने नहीं हुआ था, यहाँ पे देखा जाएगा कि वो कितने कॉन्फिडेंस से आंसर कर रहा है, ठीक है। फिर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करे जाएंगे कि पहले अगर वो कहाँ काम करता था और उसका एक्स एम्प्लॉयर के साथ कैसा नेचर था, एप्लीकेंट है या फिर उसके टीचर्स है या प्रोफेसर्स है, उससे उसका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक कराया जाएगा। फिर सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा। कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर द टेस्ट इंटरव्यू राउंड्स एंड रेफरेंस चेक अल्टीमेटली गेट सिलेक्टेड फॉर द फाइनल डिसीजन, ठीक है, बाकी के स्टेप्स में अगर वो उसने सब सही हो गया है तो अभी वो सिलेक्शन डिसीजन में आ गया, मतलब फाइनल डिसीजन स्टेज में आ गया, जहाँ पे कैंडिडेट क्वालिफाई हो गया है पर्टिकुलर जॉब के लिए। फिर क्या करा जाएगा, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि देखा जाएगा कि उसको फिजिकली एंड मेंटली वो फिट है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। फिर उसे जॉब ऑफर दी जाएगी, जहाँ पे पिछले सभी स्टेप्स उसको रिसीविंग द जॉब ऑफर इज़ प्रोवाइड टू ओनली दोज हु आर हैव पास ऑल द प्रायर ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, कि पिछले सभी ऑब्स्टेकल्स मतलब पिछले 6 स्टेप्स उसने फॉलो हो गए हैं, उसके बाद ही उसको जॉब ऑफर दी जाएगी। एंड उसमें सब चीज़ें मेंशन होगी, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, अप्रूव द कैंडिडेट्स एक्सेप्टेंस एंड द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट नॉर्मली कंटेन द डेट ऑन विच द कैंडिडेट हु हैज़ रिपोर्ट ऑन द ड्यूटी, ठीक है, उसमें मेंशन करा जाएगा कि कब उसको ड्यूटी में प्रेजेंट रहना है। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे व्हेन द जॉब ऑफर इज़ प्रोवाइडेड एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा बहुत एम्प्लॉयर एंड कैंडिडेट के बीच में, ठीक है, जिसमें सभी चीज़ें मेंशन करी जाएगी कि उसको कौन से टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर रहकर काम करना है, जिसमें जॉब टाइटल होगा कि कौन से जॉब टाइटल के अंडर उसको काम करना है, ड्यूटीज़ कौन सी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी होगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, रेट्स ऑफ पे, अलाउंसेस उसको कौन से मिलेंगे, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स कौन से होंगे, वर्क प्लेस पे रूल्स कौन से हैं, वर्किंग आवर्स कितने रहेंगे, लीव रूल्स है, इलनेस है, ग्रीवियंस प्रोसीजर है, मतलब कोई झगड़ा हो रहा है तो उससे उसकी जॉब पे क्या इफेक्ट आएगी, वो सब, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सभी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मेंशन होगी। तो ये हो गए स्टेप्स ऑफ दिस सिलेक्शन। फिर देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बीच का डिफरेंस। तो मीनिंग रिक्रूटमेंट एक सर्चिंग फॉर द अप्रोप्रिएट एम्प्लॉय एंड engaging them to apply for the job known as the recruitment, ठीक है,
रिक्रूटमेंट में क्या देखेंगे हम कि एक जो लोग जॉब के लिए सोच रहे हैं उनको सर्च आउट करने के लिए रिक्रूटमेंट करी जाती है। सिलेक्शन क्या आइडेंटिफाई करेंगे उन जिसने रिक्रूटमेंट में अप्लाई करा है एप्लीकेशन, वहाँ पे सिलेक्शन से हम आइडेंटिफाई करेंगे बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ द पर्सपेक्टिव कैंडिडेट। जो कैंडिडेट ने एप्लीकेशंस दिए उसमें से हम बेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। नेचर क्या है, पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जो जॉब के लिए फिट हो सकते हैं। फिर ये नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि हमने वहाँ पे बेस्ट को सिलेक्ट करना है। पर्पस क्या है, क्रिएट अ पूल ऑफ द एप्लीकेशन। यहाँ पे बहुत सारे लोग एप्लीकेशन देते हैं और यहाँ पे कम्पिटेंट टू कैंडिडेट टू सिलेक्ट द फॉर द जॉब। यहाँ पे हमने जो कैपेबल पर्सन है उसको ही लेना है। प्रोसेस कैसी है, सिंपल प्रोसेस है, नॉट मैनी स्टेप्स और हर्डल्स, क्योंकि इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्सेज से हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, जबकि ये एक सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स करे जा रहे हैं। फिर स्टेजेस कौन से है, स्टार्ट बिफोर द सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये पहले सिलेक्शन प्रोसेस से पहले होगा एंड ये होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद। स्टेप्स कैसे है, फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स से हायरिंग प्रोसेस। हायरिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले रिक्रूटमेंट करनी होगी और ये सेकंड स्टेप है हायरिंग प्रोसेस के लिए, कम आफ्टर द रिक्रूटमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़। तो इंपॉर्टेंट क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पहले देख लेते हैं ट्रेनिंग मतलब क्या। ट्रेनिंग क्या इज़ अ प्रोसेस बाय विच द स्किल, टैलेंटेड एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन इंक्रीज। तो हम ट्रेनिंग कैसे होगी, कोई एम्प्लॉय आया है उसको मशीनरी चलाना नहीं आ रहा है तो हमें उससे पहले तो ट्रेनिंग देनी होगी कि जिसकी वजह से उसकी स्किल और एनहांस हो और उसकी कैपेबिलिटी बढ़े। ट्रेनिंग हेल्प द एम्प्लॉय टू ग्रैब द न्यू स्किल एंड यूटिलाइज द नॉलेज। वो मशीनरी उसको चलाने आ गई, फिर क्या होगा कि फिर से कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई, उसकी वजह से नई न्यू मशीनरी लानी पड़ी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी और स्किल एनहांस हो, उसके लिए भी उसको बार बार ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी और उसकी नॉलेज भी एनहांस होगी ट्रेनिंग की वजह से। इट इज़ नॉट ओनली रिक्वायर बाय द न्यू एम्प्लॉय बट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द करंट स्टाफ। इट इज़ नॉट अ वन टाइम जॉब। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही बार उसको ट्रेनिंग देनी है फिर वो लाइफ टाइम के लिए वो वहाँ रह रहा है तो उसको ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, टाइम टाइम पे उसको ट्रेनिंग देनी होगी। इसकी वजह से क्या होगा, इट हेल्प्स इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ की वजह से परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा एंड प्रिपेयर देम फॉर द न्यू जॉब और कीप देम अपडेटेड ऑन देयर प्रेजेंट जॉब। ठीक है, वो अपडेटेड रहेंगे न्यू टेक्नोलॉजी से और उसकी नॉलेज भी बढ़ेगी। डेवलपमेंट में क्या है, इज अ प्रोसेस दैट डील द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग में तो सिर्फ उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, डेवलपमेंट में हम उसके पर्सनल ग्रोथ के बारे में भी सोच रहे हैं एम्प्लॉयज़ के। It is not only focus on the employees learning new skill but also help them to build their personality, become mature and realize their potential, which will further lead them to become better employee and better people. ठीक है, वहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट में थोड़ा उसका पर्सनली सोचा जाएगा कि और भी बेहतर तरीके से वो कैसे बेहतर बन सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी कैसे और बेहतर बन सकती है। इट इज़ द प्रोसेस टू एनकरेज एम्प्लॉय टू फेस देयर फियर एंड फाइंड आउट द हिडन टैलेंट। ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट स्टेज में उसका जो अगर कोई डर है किसी चीज़ से रिलेटेड तो वो भी कम हो जाएगा एंड हिडन टैलेंट है उसका वो भी बाहर आ सकता है। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोवाइड सफिशिएंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ और एल्स एम्प्लॉयज़ में गेट डिस्करेज। ठीक है, अगर ऐसा ही सोचेंगे कि कभी उसके डेवलपमेंट के बारे में हमने सोचा ही नहीं तो उसको ऐसा फील होगा एम्प्लॉय को कि जो कंपनी है ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके बारे में कुछ पर्सनली सोच नहीं रही है, सिर्फ अपना ही फ़ायदा देख रही है। इम्पॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर हम उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे रहे हैं तो क्या फ़ायदा होगा। तो फर्स्ट, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, हायर प्रोडक्टिविटी, prepare future managers, better response to the fast changing environment, increase होगा morale of the employees and reduce the accidents। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ़ायदे होंगे अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दी जाती है। तो एक एक करके देखते हैं। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे, अगर उनको ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ ट्रेनिंग नहीं इज़ ऑलवेज बेटर देन द हिट एंड ट्रायल मेथड। एम्प्लॉय को ऐसा बोल दिया जाए कि ये मशीनरी है, तुम गाइड बुक देखकर उसको ऐसे ही चलाना सीख लो, तो हिट एंड ट्रायल मेथड हो जाएगी जिसकी वजह से बहुत सारा वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट हो जाएगा। वहाँ पे उसको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी तो उससे रिसोर्सेज प्रॉपर यूज़ होंगे, वर्क इकोनॉमिकली हो जाएगा एंड वेस्ट भी बच जाएगा। ठीक है, फिर हायर प्रोडक्टिविटी होगी एम्प्लॉयज़ को एंड एम्प्लॉय बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वे में एंड विच फर्दर लीड टू द हायर प्रॉफिट।
प्रिपेयर होगा फ्यूचर मैनेजर्स के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर एम्प्लॉयज़ को कुछ ट्रेनिंग ऐसी दी जा रही है कि अगर कोई इमरजेंसी में मैनेजर एब्सेंट हो तो उस सिचुएशन में भी वो उस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन के लिए वो रेडी रहेंगे थ्रू द ट्रेनिंग मेथड। फिर बेटर रिस्पॉन्स टू द फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, जहाँ पे ट्रेनिंग कीपिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपडेट on the changes in the organization as well as they increase their response to the rapid changes in the business environment, be in technical or economical, दोनों वे में, टेक्निकल वे में भी एंड इकोनॉमिकल वे में भी फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट में वो किस तरह से सेट रह सकेंगे एम्प्लॉयज़, उससे रिलेटेड भी उनको अप टू डेट रखा जा रहा है। फिर इंक्रीज होगा मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़, उनको भी ऐसा लगेगा कि उनका ग्रोथ के बारे में सोच के उनको अच्छे से और भी ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ का जो टर्नओवर रेशियो है, ठीक है, क्या एम्प्लॉय बार बार उस जॉब को छोड़ के जा रहे हैं, वो कम हो जाएगा। फिर रिड्यूस द एक्सीडेंट्स, ठीक है, ट्रेनिंग दी जाएगी तो अगर वो बड़ी मशीनरी है उसको चलाने की ट्रेनिंग उसको अच्छे से दी गई है तो एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। ठीक है, वो प्रॉपर किस तरह से उसको मशीनरी को ऑपरेट करना है उसको वो प्रॉपर तरीके से आता होगा। फिर ऑन द बेस एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की वजह से उसको क्या फ़ायदा है, करियर ग्रोथ में, इंक्रीज अर्निंग, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड हायर मोरल। तो एक एक करके देखते हैं। तो करियर ग्रोथ से क्या देखते हैं हम कि ट्रेनिंग इम्प्रूव्स द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द इंडिविजुअल मेकिंग देम द एफिशिएंट विच लीड टू ग्रोथ इन देयर करियर। करियर ग्रोथ से भी देखेंगे कि ट्रेनिंग से क्या होगा, उसके नॉलेज एनहांस रहेगी, स्किल्स बेटर बनती जाएगी, तो वो फ्यूचर उसका करियर बहुत बेहतर रहेगा ग्रोथ के लिए, उसका मतलब ग्रोथ बढ़ेगी उसकी कि उस फ्यूचर में अगर उसको कहीं और भी शिफ्ट होना है तो उसकी स्किल हमेशा अप टू डेट रहेगी। इंक्रीज द अर्निंग, well trained employees work effectively and efficiently which increase the performance of the employee and encourage them to earn more। ठीक है, अगर वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन भी उसको देखेगी, ओके वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो उसको और भी ज़्यादा इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड कर सकती है। सेफ्टी एंड ऑफ एम्प्लॉयज़, तो ट्रेनिंग मेक द एम्प्लॉयज़ मोर अपडेटेड to the working of the machine and they are able to handle them more efficiently, hence the employees are less exposed to the एक्सीडेंट। तो यहाँ पे एक्सीडेंट्स के चांस कम हो जाएंगे, एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है कि उस मशीनरी को किस तरह से ऑपरेट करना है। फिर हायर मोरल, तो जहाँ पे ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ टेंड टू नो देयर जॉब बेटर विच हेल्प्स इंक्रीज द मोरल एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय एज दे आर एबल टू परफॉर्म बेटर देन दी अदर। ठीक है, उनको लगेगा कि मुझे ज़्यादा ट्रेनिंग दी जा रही है तो वो जॉब को और बेहतर तरीके से जानेंगे, सेटिस्फेक्शन उनको मिलता रहेगा कि हाँ मुझ पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, मुझे ट्रेनिंग दी जा रही है तो मैं और भी बेहतर तरीके से काम करूँ। डिफरेंस क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच में, तो ट्रेनिंग का मीनिंग देखते हैं। ट्रेनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय फॉर डूइंग वर्क। काम को करने के लिए जो उनको नॉलेज एंड स्किल दी जाती है उसको हम बोलेंगे ट्रेनिंग। जबकि यहाँ पे डेवलपमेंट में क्या होगा कि ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय को देखा जाता है। दिस आर द लर्निंग अपॉर्चुनिटी दैट आर डिजाइन फॉर एम्प्लॉयज़ ग्रो। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दिया जाता है डेवलपमेंट में। एम क्या है ट्रेनिंग का, इट एम टू इज़ टू हेल्प द एम्प्लॉय टू डू जॉब बेटर, और भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे वो ट्रेनिंग के लिए। एंड इट इज़ द मेन एम इज़ द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय। जहाँ पे डेवलपमेंट में क्या करा जा रहा है, ओवरऑल ग्रोथ पे ध्यान दिया जा रहा है एम्प्लॉयज़ के। ओरिएंटेशन, इट इज़ अ जॉब ओरिएंटेड है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जॉब को ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है, जबकि यहाँ पे एम्प्लॉय के करियर पे भी ध्यान दिया जा रहा है। फिर स्कोप ऑफ लर्निंग कैसा है ट्रेनिंग में, इट इज़ अ नैरो स्कोप एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट एंड इट इज़ अ ब्रॉडर स्कोप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनली भी उसको काम से हटकर भी उसके पर्सनल ग्रोथ, उसके स्किल्स पे ध्यान दिया जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या है सूटेबिलिटी, इट इज़ मोर सूटेबल फॉर टेक्निकल स्टाफ। ठीक है, टेक्निकल स्टाफ जैसे मशीनरी वगैरह ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि यहाँ पे मैनेजरल स्टाफ है। ठीक है, जहाँ पे जो टॉप लेवल के लोग हैं उनकी डेवलपमेंट की बात करी गई है। फिर स्किल, इट इन्वॉल्व द टीचिंग टेक्निकल स्किल्स, और यहाँ पे है टीचिंग टेक्निकल ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। ड्यूरेशन कैसा है, ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, एक बार मशीनरी ऑपरेट करना सीख गए, फिर अगर कोई न्यू मशीनरी आ रही है या फिर न्यू एम्प्लॉय आ रहा है तो उसको सिखाना होगा। जबकि डेवलपमेंट इज़ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट इज़ द करियर ओरिएंटेड। ठीक है, तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।